बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आधे लाहौर में आज धुंध है नाजरीन और आधे लाहौर में धुंध नहीं है। ये कैसी अजीबो गरीब सी बात है। आज मैं जब आई तो मुझे पूरा रास्ता फॉग मिली और जब मेरी टीम मेंबर है ज़ैनब वो कहती हैं कि यहाँ पे जो मेरे इलाके वाली साइड पे धूप की बाकायदा शुआएं उनको नज़र आ रही थी और फॉग का नामो निशान नहीं था। फिर हम आगे आए, कुछ लोग कह रहे फॉग है, कुछ कह रहे नहीं है। ये क्या माजरा है जी, इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ नताशा रहमान मौजूद है। नताशा गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच कि आपने मैं ज्वाइन किया। नताशा क्या मामला है, आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ भी धुंध है और जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ भी धुंध है। फिर ये ज़ैनब जो हमारे साथ होती है ये कहाँ से आई है, वहाँ धुंध नहीं है। गुड मॉर्निंग अर्मिला, आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक मसला ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आज काम करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम करना है। और दूसरी जानिब आपने ये भी बात की कि जिस इलाके से ज़ैनब आई हैं वहाँ धुंध नहीं थी। और मैं आपको ये बता दूँ कि जिस इलाके से मैं आई हूँ वहाँ पर भी धुंध नहीं थी। सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन पर हमें बाकायदा तौर पर शो हो रही थी। और आज जो मैंने ड्रेसिंग की इस हिसाब से की कि अच्छा पिछले 2 से 3 दिन में सूरज निकल रहा था और जो गर्मी की तपिश थी वो भी महसूस की जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज नॉर्मल रूटीन में चलते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी। लेकिन जब आगे ऑफिस पहुंचे तो धुंध ने हमारा वेलकम किया और इस कदर धुंध थी कि हद निगाह भी बिल्कुल कम होकर रह गई थी। और अभी भी यही सूरत हाल है कि धुंध जो है वो ज़मीन पर गिरती हुई बाकायदा तौर पर हमें दिखाई दे रही है। और मौसम जो है वो शदीद सर्द हो चुका है। और महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही बताया जा रहा था कि दोपहर के वक्त में शहर में धूप का राज होगा, सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन पर बिखर रही होंगी, सर्दी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब हमें ये बिल्कुल इसके बरक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आधे शहर में धुंध है और आधे शहर में जो है वो सूरज मियाँ पूरी आवत आपके साथ चमक रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इन इलाकों में, जिन इलाकों में टाउनशिप, ग्रीन टाउन और अगर हम कोट लखपत और दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर स्मोक किस टाइम पे ख़त्म होगी, सूरज आया निकलेगा या नहीं निकलेगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि दोपहर के वक्त में सूरज बादलों की चादर से बाहर निकलेगा। हल्का अल्लाह करे कि सूरज निकले और ये जितनी सर्दी हमें मिल रही है इससे थोड़ी सी हम निजात हासिल करें। थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया। हम आपको ज़्यादा देर सर्दी में खड़ा नहीं करेंगे, आप भी ईजी हो जाए। नताशा रहमान जी हमारे साथ मौजूद थी। उनके मुताबिक कुछ इलाकों में धुंध है, कुछ में नहीं है, यही हम बता रहे थे। दिस इज़ द फिनोमेना, आई डोंट नो, लेकिन चले जी कोई नहीं, बी सेफ एवरीवन। इसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें हैं आज, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छी खबरें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अच्छी खबरें ढूंढनी पड़ती हैं सुबह सुबह बताने के लिए। लेकिन हमास इसराइल मुआहिदा हुआ है जी, इतवार से जंग बंदी हो गई है। कल जब हमने ये खबरें देखी उस पर बहुत ज़्यादा लोग खुश भी हो रहे थे। जाहिर है एक बहुत अरसा फ़लस्तीनियों पर जिस तरह से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। गज़ा जंग में जी बच्चों के हवाले से आपको बताएं तो बच्चों समेत 46,000 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, 1,10,000 ज़ख्मी हैं, जबकि बुनियादी जो ढांचा है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। इजराइल के अंदर से जी 1200 हलाकतें हुई हैं, लेकिन 19 लाख अफराद जो हैं वो गाज़ा के अंदर बेघर हुए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस समेत 1060 जो तिबी अमला है वो भी जहाँ बाहक हुआ है। सारी जंग ने इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है। और ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, इतनी दिलखराश तस्वीर और ये वीडियोस हमारे सामने आती रही हैं जितना अरसा ये जंग जारी रही है। 6 हफ्ते जी सीज़ फायर है और 2000 जो फ़लस्तीनी है वो भी रिहा किए जाएंगे। और इजराइल जो है जी हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। हमास के जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उनको सल्यूट है। ये भी इस सारे मुआहिदे में जहाँ पे ये जंगबंदी का मुआहिदा हुआ है इसमें जो ट्रंप और बाइडन क्रेडिट लेने की कोशिशें कर रहे हैं, ये आज अखबार में भी खबर है। लेकिन जो निगरान होंगे इस मुआहिदे के सीज़ फायर के वो अमेरिका, कतर और मिस्र होंगे। सो अच्छी खबर है जी कि ये मुश्किलात अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के लिए आसानी करे और ये जो मामला है ये लॉन्ग टर्म हो। और जितनी शहादतें, जितने अफराद ने ये सब देखा है, मनाजिर देखे हैं या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं जी, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। तीसरा दौर आज होने जा रहा है जिसमें पीटीआई जो है हुकूमत के सामने अपने दोनों मुतालबात जुडिशल कमीशन
और कैदियों की रिहाई के हवाले से उनको तहरीरी सूरत में पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं तो ज़िम्मेदारी से काम लिया जाए। सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत का इक़दाम जाहिर करता है कि ये लोग आइन की इज्जत नहीं करते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जी जुडिशल कमीशन की तहकीकात से सच्चाई सामने आएगी और हम 9 मई हो या 26 नवंबर हो वाक़यात की कैदियों की फ़हरिस्त फराहम करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वाक़यात पर हम जुडिशल कमीशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। जबकि मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले सियासी कैदियों की जो फहरिस्त है वो फराहम करें, फिर हम उन्हें ज़ेर बहस लेकर आएंगे और उसके बाद जवाब देंगे। पीटीआई के जी जुडिशल कमीशन के मुतालबे के ऊपर इस वक्त इसका जवाब क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मशावरत के बाद ही दिया जा सकता है। 9 मई इमरान खान और क़यादत का सोचा समझा मंसूबा था, ऐसा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर कोई फैसला नहीं हुआ। 9 मई के जो मास्टरमाइंड है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों को रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरी जानिब जी आज अखबार के अंदर एक बहुत बड़ी खबर लगी है कि बड़ी बैक चैनल पेशरफ्त हुई है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब की 3 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई है और मुज़ाकरात जो हैं वो अहम मरहले में दाखिल हुए हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है इस मुलाकात की, और जिस बैकडोर मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है क्या वो वाकई हुई है और क्या मामलात हैं, इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेंगे। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है जी, आज होने जा रहा है। पहले 2 हमने उसके बाद देखा है कि मामलात कुछ डिले का शिकार भी हुए, कुछ हठधर्मी थी दोनों जानिब से। आप क्या समझते हैं अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है ये बेहतर होगी मुज़ाकरात के लिए? देखिए अभी तक तो 2 जो राउंड हुए हैं उन्होंने तो कम से कम मैं तो मायूस हुआ हूँ, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। और अभी भी तीसरा भी राउंड है, अगर ये जो सामने जो फ्रंट पे जो चीज़ें हो रही हैं उससे तो बहुत उम्मीद नहीं है। अभी आपने खुद ही जिसका इशारा किया उस स्टोरी का कि बैक चैनल पे अगर कुछ होगा तो वहीं से ब्रेक थ्रू होगा तो होगा। क्योंकि देखें ना अभी 2 उनके मुतालबात हैं पीटीआई के, वो हर एक को पता है, पहले दिन से पता है। अब उसके बाद इस पे इसरार करना कि इनको तहरीरी शक्ल में लाजमी कागज़ पुर्जा उनको बना के पेश किया जाए तब, और फिर हम उनसे मुशावरत करेंगे। भाई आपको पता ही है कि वो 9 मई पे भी और 26 नवंबर पे भी वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, तो आपस में आप बात कर लें ना। अभी 2-3 हफ्तों 2 हफ्तों से कम से कम ये मामला चल रहा है, 2 हफ्तों ज़्यादा हो गया है। और फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मामला है, असल में पीटीआई तो उन तमाम लोगों को जो भी इनके कैदी हैं उनको पॉलिटिकल प्रिजनर समझती है। हुकूमत का ख्याल है कि इन पर क्रिमिनल केसेस हैं और मुख्तलिफ किस्म के, तो ये मामला एक अटके। मेरा ख्याल है कि प्रिजनर्स वाला मामला तो ज़ाहिर है कोर्ट्स ने ही हल करना है अल्टीमेटली, लेकिन होगा ये कि जिस तरह ये रुकावट डाल रहे हैं ना, और हमने देखा है पिछले साल में, ख़ास तौर पे साल 1.5 साल में ये काफ़ी हुआ है कि अगर हाई कोर्ट्स में भी किसी की ज़मानत हुई है, इमरान खान की हुई है, बुशरा बीबी की हुई है, कुछ और लोगों की हुई है, तो फौरी तौर पे उन पर एक नया पर्चा, एक नया मुकदमा बना दिया गया है। तो वो उससे एक इंटेंशन, बल्कि बाज़ औक़ात तो हाई कोर्ट्स ने और अदालतों ने काफ़ी सख्त कमिट्स भी दिए हैं, रिमार्क्स भी दिए हैं कि भाई हम इसकी बेल के लिए हम कर रहे हैं, अगर बेल कर लेंगे तो आपने फिर दोबारा पकड़ लेना है। हाँ, बाहर निकलते हैं तो पकड़ लेते हैं। तो ये उससे ये हो सकता है कि अगर इस तरह की मफाहमत होती है तो कि हुकूमत उसको एक गलत तौर पर रोकने की कोशिश ना करे। लेकिन मुझे ना दोनों तरफ से और थोड़ा सा ज़्यादा हुकूमत की तरफ से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने देना है। पीटीआई तो डिमांड कर रही है ना, डिमांड्स पूरी हुकूमत ने करनी है ना, तो जिन्होंने करनी है पूरी उनको अपना दिल बड़ा करना पड़ता है। लेकिन आप देखें जिस तरह इनकी कुछ वज़रा, खासतौर ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी वगैरह और इधर पंजाब में अज़मा बुखारी वगैरह भी जिस तरह ह्यूमिलेट कर रहे हैं ना, मुसलसल मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कर रहे हैं, और सख्त मुज़ाकरात के दौरान ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अपोजिशन की तरफ से भी कल वहाँ पे कौमी असम्बली में भी परसों सेक्शन में थोड़ा सा उन्होंने उमर अयूब ने क्रिटिसाइज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया, लेकिन बहरहाल वो भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये समझना चाहिए कि वो तो एक अपोजिशन पार्टी है ना, वो तो अगर मफाहमत हो भी जाती है तो मतलब इसमें उससे ये होगा कि पॉलिटिकल थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे होगा। ये तो नहीं ना कि पीटीआई कोई इत्तेहादी नहीं बन जाएगी, रहेगी तो अपोजिशन पार्टी ही ना, और वो तनकीद तो करती है, उनका काम ही यही है,
पूरी दुनिया में बहरहाल Opposition का role ही है। अपोजिशन जमातें यही करती हैं। बस ये है कि इनको सड़कों पे आने की और एजिटेशन के बजाय अपना रोल पार्लियामेंट में अदा करना चाहिए, जो इससे होगा। ये जो मुज़ाकरात जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, जिसके हवाले से आमिर साहब कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रही हैं बज़ाहिर तौर पर, आप समझते हैं कि इन बयानात और इन सारे सिनेरियो के बावजूद ये मुज़ाकरात किसी तौर पे कोई ऊंट सही करवट बैठेगा? बैठना तो चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोशिशें हो रही हैं और मेरा ख्याल ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान पे आएगा, बढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है कि 20 जनवरी के बाद बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो ट्रम्प इंतजामिया है वो ह्यूमन राइट्स के इशूज़ को भी डील कर रही है। यानी ये डेमोक्रेट्स का इशू होता था, रिपब्लिकन का नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में आ रहे हैं। अब उनके जो ट्रम्प के जो करीबी साथी हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कई ममालिक में जहाँ पे इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं उस पर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल प्रेशर भी कुछ ना कुछ आएगा। तो बात यह है कि हमें बाहर वालों के प्रेशर में हम क्यों करें, हमें अपने मसाइल खुद सुलझाने चाहिए ना, हमें अपना मामला खुद सॉल्व करना चाहिए, किसी के प्रेशर में आए बगैर, ताकि ये तासुर ना बने कि अमेरिका के कहने पर ये मफामत हुई। अगर ये हो तो मेरा ख्याल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, हमारी जो सो कॉल्ड जितनी एक हमारी सॉवरेंटी पत्नी कितनी एक है हमारी, जितनी भी है, उसके लिए एक बुरी बात है ना। Exactly. तो हमें सॉल्व करना चाहिए। और ये क्या मसला है, मतलब कमीशन 26 नवंबर को तो बना ही देना कमीशन, क्या इशू है। अच्छा 9 मई का भी देखिए, वैसे तो कमीशन बनाना एक 2 फ्रीक है ना, एक फ्रीक का इल्ज़ाम है कि ये काम हुआ है, दूसरे कहते हैं हमने नहीं किया, तो आपने उसको तय करने के लिए आपको थर्ड पार्टी चाहिए ना, और वो जुडिशरी ही करती है, अदलिया में ही जाती है। तो अगर उसमें ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, असूली तौर पे बहुत पहले बन जाना चाहिए था, कई महीने पहले, बल्कि मैं तो समझता हूँ इलेक्शन पे भी बनना चाहिए था असूली तौर पे। तो इलेक्शन देखे ना, इलेक्शन जितना यहाँ पे हुआ है, ये तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं, ये तो अभी इसमें नहीं बना रहे हैं आप 26 नवंबर बस वैसे ही है फिर तो। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ तो इससे कुछ ना कुछ तो बरामद होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, अगर ना हुआ, ये ध्यान में रखें, ना हुआ तो फिर पीटीआई एक बार फिर दोबारा एग्रेसिव होगी। लेकिन आमिर साहब, एग्रेसिव तो अभी रिसेंट टाइम्स में भी हुई है, लेकिन उस एग्रेशन का कोई आउटपुट उस तरह से नहीं आया, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने उस एग्रेशन ने उनकी अपनी पार्टी को ही डैमेज किया। ऐसा ही है, ये बात ठीक है आपकी, ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल अगर दोबारा खुदा न खास्ता टकराव होता है और कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं ना। और जब अगर चढ़ाई की जाए पार्लियामेंट कैपिटल पे, फेडरल कैपिटल हो या प्रोविंशियल कैपिटल हो या कहीं पे भी, तो वो भी एक इंतज़ामिया तो मखरूज होती है ना। देखिए हुकूमत है क्या, हुकूमत को चाहिए कि सियासी अमल चलता रहे, मामला पुरसकून हो, सियासी टेम्परेचर नीचे हो, ताकि वो अपने काम कर सके, वो अपनी सारी तवज्जो करे प्रोजेक्ट्स पे, बजाय ये कि वो कंटेनर लगाने पे अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। लेकिन अभी भी उनके पास चांस तो है काम करने का आमिर साहब, लेकिन उनकी सारी तवज्जो तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इन लोगों पे है। ये बात सही है, ये कामयाबी इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की यही कामयाबी है कि मुसलसल वो खबरों में इन है, कोई ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ करते हैं। तो हुकूमती अरकान ही है। अच्छा वो भी वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि खबर इनकी ना आए, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि मुसलसल खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो करते हैं आमिर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। असल में चूंकि एक पॉलिटिकल पोजीशन तो है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है ना अपोजिशन, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल रियलिटी को तस्लीम करना चाहिए। देखिए पीटीआई ने 1-2 कदम तो पीछे हटी है, उसने 8 माह लगाए हैं, फरवरी के बाद से लेके दिसंबर में जाके मुज़ाकरात पे आए हैं, इससे पहले तो नहीं आए मुज़ाकरात पे। तो पीटीआई ने एक रियलिटी तो तस्लीम की है। अब वो ये नहीं कह रहे कि हुकूमत ये ख़त्म हो जाए, इसी हुकूमत से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, इसी स्पीकर को जिसको वो उस तरह नहीं उसको मानते, वो उनका ख्याल तो ये नहीं हमारी मेजॉरिटी थी, लेकिन बहरहाल इसी पार्लियामेंट में बैठ के उसी कमेटी से, उसी लोगों से वो बात कर रहे हैं। तो एक रियलिटी तो तहरीक इंसाफ ने तस्लीम की है, कुछ रियलिटी हुकूमत को भी तस्लीम करनी चाहिए। वो ये तस्लीम करनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल रियलिटी एक बड़ी ताकत है बहरहाल तहरीक इंसाफ, और पब्लिक सपोर्ट है, और बहरहाल उन्होंने इलेक्शन भी मैं तो ये समझता हूँ जीता हुआ है, लेकिन चले जो भी है कि एक इलेक्शन में उनके एक बड़ी उन्होंने सीटें तो ली है ना, वो तो अभी भी मौजूद है ना, पार्लियामेंट में एक बड़ी सीटें तो उनकी मौजूद है, एक सूबे में हुकूमत भी है उनकी है। तो हमें अपने मसाइल कम करने चाहिए। दहशतगर्दी का इतना बड़ा चैलेंज है, महंगाई के अब आ रहे हैं, आप देखें पेट्रोल फिर महंगा हुआ है, अब उसके साथ आएंगे, और मतलब हर तरफ से चैलेंजेस हैं हमारे लिए। तो उन चैलेंजेस के लिए इनको मिल के देखा आवाम क्या चाहे। अगर आप आम आदमी से पूछे ना, जिस तरह आप अभी दिखा रही थी, अब आप लोग रोड शो दिखाते रहते हैं और मुख्तलिफ पैकेजेस, कहीं पर पाकिस्तान के
किसी भी शहर में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, लोगों से पूछे तो लोग तो ये कहेंगे हमारे मसले हल होने चाहिए। लोग तो फ्रस्ट्रेटेड है सर, अब तो वो माइक और कैमरा देख के ना बेचारे दुख का इजहार क्या करते हैं, गुस्सा ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर खान कवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आपको पता है 10 बजे का जो हमारा आवर होता है उसके अंदर हमारी लाउंज डिस्कशन होती है। उसमें हमारे पास बहुत सारे मेहमान होते हैं जिनसे हम मुख्तलिफ बहुत डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज किचन में हमारे शेफ़ हैं और इधर हमारे पास 2 टैलेंटेड सिबलिंग्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ एक सिंगर है हमारे साथ और आज इन सब का मैं तारुफ करवाऊंगी। लेकिन आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है जी, बल्कि दोनों सारे इंटरेस्टिंग होते हैं सिंगिंग वैसे अपने तौर पे, आज हम स्टार मैप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होते हैं ये, एक जो कह लें आज मेरे पास मेरे नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ एक आया चीज़ और मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगी ये ना हो मैं कुछ का कुछ बना दूँ। हमारे साथ इस वक्त मोहसिन और हसन मौजूद हैं, ये दोनों भाई हैं, बहुत क्रिएटिव है माशाल्लाह और इनका आइडिया मुझे इतना ज़बरदस्त लगा है कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या कोई भी स्पेशल मोमेंट हो उसको स्टार मैप्स के थ्रू जो के लिए पोर्ट्रे करते हैं वो किस तरह से वर्क करता है, ये दोनों हमें बताएंगे। हम दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। इसके साथ साथ जी हमारे साथ इस वक्त सिंगर भी मौजूद हैं, इनका नाम है जी अरसलान अरशद। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हमारे किचन में बन रहा है हलवा, और वो हलवा किस चीज़ का बन रहा है ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके लिए एहसन हमारे साथ मौजूद है। एहसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। एहसन आज आप मैंने सुना है हलवा बना रहे हैं और केक का हलवा बना रहे हैं। यस। ये कैसे? आप हलवा बॉय के नाम से मशहूर है ना सोशल मीडिया के ऊपर जी, इनका टाइटल लिया और मैंने इनसे ऑफर पूछा कि आप किस चीज़ का हलवा बनाते हैं। मैं कहा ज़िंदगी में हर चीज़ का हलवा बन जाता है, तो वाकई ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब सबसे वियर्ड हलवा कौन सा होता है? वियर्ड मतलब कि जो आज तक हमने सुना ना हो। लाइक जिंजर का हलवा। यस। और उसका टेस्ट मीठा। अच्छा, हलवा मेरा कॉन्सेप्ट है कि हलवा हमेशा मीठा होता है। जिंजर होगा मीठा ही। मीठा होगा जी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, थोड़ा क्विकली हमें बता दें। हमें केक हलवे के लिए बेसिकली केक चाहिए होगा, ठीक है। मिल्क और शुगर, देसी घी और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए नट्स एंड खोया। अच्छा, तो अभी आप इसको पकाएंगे? यस। चलिए आप शुरू करें, हम आपके पास आते हैं दोबारा से। हसन एंड मोहसिन, आप मोहसिन से तुम्हारी पहले मुलाकात हुई भी है क्योंकि मोहसिन बड़े वर्सेटाइल इंसान है जी। ये पहले कैंडल्स, इनकी जो कैंडल्स थी वो भी बड़ी यूनिक आइडिया पे थी और आज ये दोनों भाई बहुत एक डिफरेंट आइडिया लेके आए हैं। मोहसिन थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें अपने आइडिया के हवाले से और फिर हम इस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं। सो द आइडिया इज़ कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट घड़ी होती है और हम लोग उस पर नॉर्मली बोलते हैं कि मेरे जो सितारे थे ना वो बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पर थे जब मेरे साथ ये चीज़ हुई। शादी हो सकती है, किसी का बच्चा पैदा हो सकता है कि वो मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे द स्टार्स वर परफेक्टली अलाइन जब ये चीज़ हुई। तो वो पर्टिकुलर टाइम, वो पर्टिकुलर जगह, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Absolutely. और वो जो हम बोलते हैं कि द स्टार्स वर परफेक्टली अलाइन, हम वो स्टार्स की अलाइनमेंट 100% आपको वी गिव यू दोज ऑथेंटिक अलाइनमेंट विद दैट डेट, टाइम और लोकेशन के साथ हम लोग आपको वो बना के देते हैं। सो दैट इज़ वन कॉन्सेप्ट। द अदर कॉन्सेप्ट दैट वी ऑफर इज़ के हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई शहर होता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। Exactly, जैसे मैं लाहौर में पैदा हूँ, मेरे लिए लाहौर है, किसी के लिए दुबई हो सकता है, किसी के लिए कोई और जगह हो सकती है। सो हम लोग उस पर्टिकुलर जगह का या उस पर्टिकुलर शहर का हम मैप भी बना कर देते हैं। वी कॉल इट सिटी मैप। वो सिटी मैप बना के देते हैं। उस पर्टिकुलर शहर में अगर कोई जगह है जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शहर के अंदर वो जगह है, तो हम उसको पिन ड्रॉप करके स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि सो यू कैन गिफ्ट इट टू एनीबडी। इट्स लाइक अ स्पेशल कस्टमाइज्ड गिफ्ट जो कि आपका होगा और वो किसी और का नहीं हो सकता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा या इसके लिए कोई प्रॉपर आपने रिसर्च की हुई है कि इस दिन पर जब कोई एक स्पेशल बंदा अपनी स्पेशल मोमेंट के लिए आपसे रब्ता करे कि जी मुझे स्टार मैप चाहिए, सो वो चीज़ें अलाइनमेंट और सारी चीज़ें, हाउ डू यू गाइज डू इट? हमने बेसिकली इसका एक पेड टूल है, हम उसके थ्रू उसको जनरेट करते हैं टू मेक श्योर कि उसकी ऑथेंटिसिटी हो, कि ये ना हो कि उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ आ जाए या फेक है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर से भी चेक करते हैं कि इसमें है ऑथेंटिसिटी, जिनको एस्ट्रोलॉजी का पता भी है वो उनको वेरीफाई भी करते हैं और हमें बताते हैं, फीडबैक भी आता है कि
ये एक जो है रियल चीज़ है और वो सारा बड़ा ही अच्छा चाहता है। और बेसिकली जो हमने स्टार्ट किया, भाभी की हमारी बर्थडे थी और तो हमने उनको गिफ्ट करना था, तो हम चाह रहे थे कुछ यूनिक सी चीज़ हो, तो हम देख रहे थे, काफ़ी मल्टीपल चीज़ें देखी, फिर इंटरनेशनली ये कॉन्सेप्ट था तो हमें वहाँ से पता चला, फिर हमने वहाँ से एक ऑर्डर किया। तो मेरा एक दोस्त था, वो आ रहा था, ट्रैवल कर रहा था, वो लेके आया फिर हमने जब इसको देखा, हमने देखा कि ये बहुत यूनिक चीज़ है और पाकिस्तान में नहीं है। फिर हमने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और लवली। अच्छा, इस बात से मैंने एक अंदाजा कि अगर आप अपनी बेगम को, अपनी भाभी को कोई यूनिक गिफ्ट देना चाहते हैं तो दैट्स अ बिजनेस आइडिया फॉर यू गाइस। अगर आपने कोई यूनिक गिफ्ट सोचा है और अगर आपने उसको ले लिया है वो गिफ्ट, और आपको यू नेवर नो, इट कैन बी अ बिजनेस आइडिया। सो आपकी वाइफ के बारे में, शी केम हियर, वो खुद भी कैंडल्स वाला काम खुद बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही है मोहसिन की वाइफ, लेकिन स्टिल जी बड़ा अच्छा आइडिया है। और मैं अब ऑफर करी थी, मुझे ये गिफ्ट आया है, इन्होंने मेरे लिए बनाया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगी तो सबको पता लग जाएगा। लेकिन नहीं, इट्स ओके। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक इन्होंने स्टार मैप मेरे लिए लेकर आए हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज आई लव द क्वालिटी, आप लोगों ने जो इसके फ्रेमिंग और सारी चीज़ें रखी हैं, आई लव्ड इट। और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और इसमें ये स्टार्स अलाइन थे और ये मुझे कैप्शन बहुत अच्छी लगी है, Under these stars a star was born. So yeah, वो प्रोड्यूसर कह रहे टिकट में कट गई है। वेरी गुड, आई रियली लाइक इट कि काटनी चाहिए थी। सो गुड। अच्छा जी, अरसलान कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? मैम सिंगिंग तो बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से कर रहे हैं? आपकी फैमिली में कोई और भी सिंगिंग करता है? मेरी वालदा। वालदा करती हैं, ज़बरदस्त। और आपने सीखा भी उनसे? जी, उनसे सीखा। ज़बरदस्त। तो अब मुझे ये बताएं, किस तरह का म्यूजिक आप ज़्यादा करते हैं? मैम वर्सटाइल। कैसे, किस तरह का? वर्सटाइल में क्या क्या जॉनरास हैं? लाइक अभी जैसे कुछ लोगों को नुसरत साहब पसंद है, हम फिर उनके मुतलका उनको नुसरत साहब सुनाते हैं। ओके। जो सिंगर आपको डिजर्व करता है ना, जो आपको पसंद है, मैं उस तरह का गाता हूँ। ज़बरदस्त। तो अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं एक कव्वाली सुनाऊंगा। ओह डन, फॉर श्योर। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में करने नमाज अदा, तुमको मालूम है कितनों की कदा होती है ना। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है। जरा साथ शाम में बिता कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, जरा साथ शाम में बिता कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात है अरसलान, टू गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे ये बताएं, अब आप इतनी प्रैक्टिस, इतने गाने, सारा कुछ करते हैं, अपना म्यूज़िक किस तरह से लेके चल रहे हैं? म्यूज़िक भी प्रोफेशन लेके चल रहा हूँ। और अपने कोई सिंगल सोलोस पे काम कर रहे हैं? यस मैम, मेरे खुद के ट्रैक्स भी आप सुन सकते हैं, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल पे सॉन्ग्स हैं। और आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से? अरसलान अरशद के नाम से, ऑफिशियल के नाम से। सो मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ और कहने से मुराद के पूरा एक एल्बम तैयार है
लवली सो लवली, फरवरी से हम इसको रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। जबरदस्त जबरदस्त। चले हम आपसे और भी कहा, क्योंकि आपने तो मन एनर्जी लेवल आपके, एक तरफ मैं म्यूजिक सुन रही हूँ और एक तरफ देसी घी में बच्चे में हलवे की खुशबुएं आ रही हैं मुझे। ऐसन आपका तो काम बहुत स्पीड में चल रहा है, क्या हो गया है, क्या हो रहा है, बताएं। बस ये अब हलवे की बेसिकली ऐसे जो भी हलवा आप बनाएं उसकी सिर्फ होती है भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई होगी हलवे की उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। सारे बेसिक यही चीज़ है हलवे का। तो अभी आप क्या वो केक के जो स्लाइसेस है उसको भून रहे हैं देसी घी में? जी। ओह वाह, आपने कभी सोचा कि आप केक जो खाते हैं वो आपको हलवे की शक्ल में मिलेगा? ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं, आपका जो सोशल मीडिया है उस पर आपने अपना नाम हलवा बॉय के नाम से क्यों रखा, ये बताएं मुझे, इसकी वजह ये बताएं। बेसिकली मैंने नहीं रखा, मैं टीवी शो किया था एडम्स का। अच्छा ठीक है। तो उसके अंदर मैंने अपने ऑडिशन में ही ये केक का हलवा बनाया था। ओके। तो फिर वो जजेस को इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरा नाम रख दिया, हलवा बॉय रख दिया था। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, मोहसिन और हसन चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर जब हम इस तरह के स्टार मैप्स और दीगर चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे लोगों की जो एक इंटरेस्ट होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है समटाइम्स। बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास क्वेरीज आती होंगी। अब तक की सबसे यूनिक क्वेरी जो आपने समझा कि आपने कोई चीज़ बनाकर भेजी है? यूनिक क्वेरी में आप कह लें कि किसी की बर्थडे थी न्यू बॉर्न की। Okay. तो वो जस्ट लाइक के आज 12 बजे उनकी वो पैदा हुए। हाँ. और उन्होंने कहा कि जी मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे वो चाहिए स्टार मैप। तो आई वाज लाइक के कोई मसला नहीं, हम उसको दे देंगे। तो वो सबसे यूनिक था और उनको चाहिए भी अर्जेंट बेसिस पे था। तो हमारी सर्विसेज में इस तरह की भी हैं कि हम उसको अर्जेंट बेसिस पे भी डिलीवर करते हैं। तो कुछ लोग ले जाते हैं, टाइम टेकिंग होता है 4 to 5 वर्किंग डेज, लेकिन हम कोशिश होती है कि 1 to 2 वर्किंग डेज में हम विद इन पाकिस्तान हम डिलीवर करते हैं। Okay. वैसे अक्रॉस जो है पाकिस्तान हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज है, एज पर कस्टम्स रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाती हैं हमें। लेकिन उसमें भी फिर हम कुछ कोशिश होती है कि हम उसको डिजिटल वर्जन्स या हम उसको प्रेफरेबल जो भी या हार्ड कॉपी में उसको जो है वो हम भेज दें। इंस्टेड के फ्रेम्स वगैरह नहीं जाते, कस्टम क्लियरेंस नहीं होती, तो कुछ बाउंड्रीज आ जाती हैं उधर, थोड़ी लिमिटेशंस हैं हमें। ओके ओके। तो हसन, अभी आपने जैसे खुद भी कहा कि आप लोग डिलीवर कर देते हैं, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? डेट चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस, क्या क्या चाहिए? यस एग्जैक्टली, हमें बेसिकली डेट, टाइम एंड लोकेशन चाहिए विद द कस्टमाइज कैप्शन और नेम्स इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड। हमारी एक डेडिकेटेड डिज़ाइनिंग टीम है। आप डिज़ाइन किसी भी तरह का कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लाइक आपने बैकग्राउंड चेंज करवाना है, टेक्स्ट विद फॉन्ट्स, आपने कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, हम कस्टमर को रिव्यू ड्राफ्ट शेयर करते हैं कि आप देखें ये कैसा लग रहा है। अगर कुछ चेंजेस हैं हम रन टाइम पे टीम डिज़ाइनिंग टीम उसको चेंजेस करते हैं, विद इन लाइक फ्यू आवर्स में हम उसको फाइनलाइज करके हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। लवली लवली। अगर आपने आइडिया सोचा है, मैं बार बार कह रही हूँ, बड़ा डिफरेंट आइडिया है। गिफ्ट्स के मामले में बड़ी परेशानी होती है, किसी को क्या गिफ्ट दिया जाए। सो ये आपके गिफ्ट्स आइडिया सॉर्टेड है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अरसलान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मोहसिन और हसन भी हैं, और SNB किचन में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोई उड़दा कहाँ जांदा, सजने मुका जांदे, लग मौत दा ना जांदा। सोहणीए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी अल्लाह कर मैं मर जावा। हाँ, नी अल्लाह कर मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, नी अल्लाह कर मैं मर जावा। हाँ, नी अल्लाह दिसो मैं मर जावा। लबनी ने तेरे जही चीज जहान ते, सो तेरी खावा हाथ रख के कुरान ते, के फुलां जिहा दे तेरा, के फुलां जिहा दे तेरा, कदे मैं दुखावा। मानता हूं कि तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं, मानता हूं कि तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं, मैं तो बस साथ देने आया था। के फुल्ला जिहा दे तेरा, कदे मैं दुखावा, अल्लाह कर मैं मर जावा।
खातिर मैं मर जावा। क्या बात है, जबरदस्ती। अरसलान, ये वही सॉन्ग है जो आपका टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ था? यस मैम, यही है। लवली लवली। अच्छा जी, हमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ज्वाइन कर चुकी हैं जनाब। इनका शुमार जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से टॉप 2% में सबसे ज़्यादा जो साइटेड साइंटिस्ट हैं उनमें हुआ है, और जो कि पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। डॉक्टर ज़ोहरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ोहरा, बहुत शुक्रिया। इनकी जो रिसर्च है, इनका काम है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। इनकी पब्लिकेशन इम्पैक्ट फैक्टर 330 से ज़ायद हैं, और इनकी जो साइटेशंस हैं 2500 प्लस हैं, और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ोहरा, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर ज़ोहरा, आप जैसी शख्सियत से जब हम मिलते हैं ना, तो हमें बड़ी खुशी भी होती है इनफैक्ट, और अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आप जैसे लोगों का बहुत किरदार है। डॉक्टर ज़ोहरा, थोड़ा सा हमें अपनी रिसर्चेस के हवाले से बताएं, और ये जो एजाज़ हमें मिला है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। जी जी, एक तो मैं आपके चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को ये बातें बाहर लेकर बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट करेंगी। अदरवाइज़ तो लोग पाकिस्तान के बारे में जब कोई बात करते हैं तो थोड़ा डाउट से कर रहे होते हैं। सेकेंडली, अब रिसर्च की बेस के ऊपर ही जितनी भी इस वक्त पूरी दुनिया में तरक्की हो रही है, इट इज़ बेसिकली रिसर्च बेस्ड, और मेरी रिसर्च भी उसी की एक कड़ी है। जब मैंने PhD स्टार्ट की, और उस वक्त मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स था। उस वक्त मेमोरी डिवाइसेस पे काम चल रहा था कि कैसे उनकी स्टोरेज को इंक्रीज़ किया जाए। सिमिलरली, शायद आप लोगों को याद हो, नए नए लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होना शुरू हुए थे, LCDs आई थी। एग्जैक्टली। और उस पे मेरा काम था। और उसके लिए फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हल UK भी गई, और वहाँ पर जाकर मैंने जो रिसर्च की, और मैंने देखा जो हमारे तरफ फुकदान है कि हम चीज़ों को कमर्शलाइज नहीं करते। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, यहाँ भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ईगर नहीं है उन चीज़ों को टेक ओवर करने में। और वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि एक सिंथेसिस कंप्लीट होता था, उनकी इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर कर लेती थी। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने अपनी रिसर्च को चेंज करती गई। जैसे आजकल सोलर पैनल्स की बहुत बात हो रही है, LEDs की बात हो रही है, तो मैंने अपनी रिसर्च सेमीकंडक्टर मटेरियल्स तरफ मोड़ ली। अनफॉर्चुनेटली वही बात है, हमारी इंडस्ट्री अपने साइंटिस्ट पर रिलाई नहीं करती। हम वो मटेरियल बनाते हैं जो सोलर पैनल्स में एज एब्जॉर्प्शन लेयर यूज़ हो सकते हैं, इसके बावजूद हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है जो सोलर पैनल खुद बना रही हो। अब आजकल जैसे इसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अभी सुबह देखें एकदम से ये मैं निकली हूँ तो किस कदर धुंध थी। एग्जैक्टली। और ये सारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन मिलकर चीज़ों मामलात को ख़राब कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बार बार बात करें, दीज आर द फैक्टर्स। एग्जैक्टली, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। अब उसके लिए मैंने अपनी रिसर्च को फिर टर्न करा लिया टूवर्ड द फोटो कैटालिस्ट। और फिर ऐसे मटेरियल सिंथेसिस किए कि जो कि जैसे अब आपकी इंडस्ट्रीज़ वाटर फेंक रही हैं रिवर्स में, ओशंस में, उनको हम कैसे क्लीन कर सकें, मींस वेस्ट वाटर को हम यूटिलाइज कर सकें। अगर हमने ऐसा ना किया ना तो इतनी कम रिसोर्सेज हो रहे हैं वाटर के, एक टाइम वो आएगा हम पानी को तरसना शुरू हो जाएंगे। इसको भी इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर करने की ज़रूरत है कि हमसे वो कोलैबोरेशन करें, और जो हम मटीरियल बना रहे हैं उनको वो टेक ओवर करें, और अपनी चीज़ों पर हम एतमाद करें। फिर आजकल बात हो रही है एनर्जी हम कैसे सेव करें, गाड़ियों के लिए फ्यूल नहीं है, और वैसे भी फॉसिल फ्यूल्स की ना भी लाइफ ख़त्म होती जा रही है। एक टाइम वो आएगा कि हमें स्विच ओवर करना पड़ेगा टूवर्ड द डिफरेंट मटेरियल्स। एक अब मेरी रिसर्च आजकल उस पर चल रही है ताकि हम ऐसे मटेरियल सिंथेसाइज करें जो कि हमारे जो इलेक्ट्रिक कार्स एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आपको पता है अब आजकल पाकिस्तान ने खुद भी एक इलेक्ट्रिक कार बनाई है। तो अगर हम साइंटिस्ट इसके ऊपर, और इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे मिलके काम करेंगे तो इसको हम आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से है, लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर हम वहाँ पर रहकर ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारी जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इससे बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं।
डॉक्टर ज़ोहरा, आप अभी ये बात कर रही है, मैं जहाँ पर जो शो कर रही होती हूँ, इतने पोटेंशियल रखने वाले बच्चे, इतनी ज़बरदस्त उनके काम, उनकी इतनी ज़बरदस्त रिसर्चेस, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और आप डाइवर्स काम कर रही है। जिन चीज़ों को, जिन सेक्टर्स को आपने अभी हाईलाइट किया है, ये मसला वही है जो भी आपने मेनली हाईलाइट भी किया कि रिसर्च करते हैं, काम है, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट उसका नहीं है, लोग उसको टेक ओवर करने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से हम अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आज तक वो चीज़ें लैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि हम इस चीज़ को कितना मज़ीद हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे बच्चे, इवन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनको कमर्शियल और प्राइवेट सेक्टर जो है वो टेक ओवर करे और फिर इसको इनकरेज करे कि हम इसको एज अ कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें? एग्जैक्टली देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन ने हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बनाया है, ओरिक। ठीक है। उसका बेनिफिट यही है कमर्शलाइज करें जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या मटीरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने फील किया बीइंग फिजिसिस्ट, इतना अच्छा वो नहीं होता इंडस्ट्री वालों का हमारी तरफ कि नहीं जी इम्पोर्ट हो रहा है, हम यहाँ नहीं बना रहे। तो ये इसके लिए ना बहुत इंसेंटिव देने पड़ेंगे हमें भी, साइंटिस्ट को भी, प्लस जो कोलेब्रेशन करेंगे उनको भी, और गवर्नमेंट को इस चीज़ को टेक ओवर करना पड़ेगा। अब ओरिक बंद तो गया, लेकिन अब उसमें कमर्शलाइजेशन कैसे आएगी, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अभी तक जो हमारे मींस जो आप कहते हैं ना, जिनके हाथ में ये है कि बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं या इंडस्ट्रीज ओनर्स हैं, उनको बेसिकली ज़रूरत है एहसास दिलाने की कि हमारी लोकल प्रोडक्ट कितनी अच्छी हैं। अभी जब मसला आया था गज़ा का, फ़लस्तीन का, तो बहुत शोर मचा, पेप्सी नहीं पिए, कोक नहीं पिए, तो लगता था कि कैसे दुनिया चलेगी। अब मैं हर जगह जाती हूँ, नेक्स्ट कोला, गोरमे कोला, मतलब डिफरेंट आपको ब्रांड नज़र आ रहे होते हैं। तो बस ये ना हमने अपने बाजुओं पर अब भरोसा करना है, जब तक हम खुद पे नहीं करेंगे ना। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और हमारे सामने मॉडल्स मौजूद हैं। हम चाइना का मॉडल देखें, अगर हम इंडिया का मॉडल देखें, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, अपनी इंडस्ट्री को इंडिपेंडेंट किया। वियतनाम, हाँ जी, वियतनाम एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और वहाँ पर अब उनकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है। सो दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। ये हम हर जगह पे इंडिया के एग्जाम्पल देते हैं, दे आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को इनकरेज करें, मार्केट में लाएं। और आज अगर हम भी इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे तो आगे जाके तो हमारे लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये टाइम वो है कि अब हमने अपने आप को बिल्डअप करना है और अपना इमेज बेहतर करना है। और बिल्डअप हम तभी करेंगे कि हम सब हाथ जोड़ के एक साथ खड़े हो जाएं, एज अ टीम काम करें। यहाँ टीम का फुकदान है। हर कोई समझता है शायद मैं अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर ये सोचूं, अब जैसे पहले क्या होता था, फिजिक्स इलादा फील्ड है, बायोलॉजी, अब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गए। अब जैसे मैं काम कर रही हूँ एंटीबैक्टीरियल पर भी, मींस नैनो मेडिसिन्स के, उसको कैसे हम किया जाए। तो मैं वो ये नहीं कह सकती हूँ मैं वो खुद अकेले ही सब कुछ कर लूँगी। मैं एक आइडिया दूंगी, साथ किसी बायोलॉजिस्ट को मिलाऊंगी, फार्मासिस्ट को मिलाऊंगी। एक टीम वर्क है। और यही टीम वर्क अब हमारी इंडस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको सामने आना चाहिए। बल्कि जब आप इस तरह के प्रोग्राम में किसी को बुलाएं तो साथ एक दो उन लोगों को बुला लिया करें। उससे ये होता है कि थोड़ा सा उनकी भी रिजर्वेशन पता चल जाएंगी। एक हम ना अपनी चीज़ों में भरोसा नहीं करते। हमारे ख्याल होते हैं हम कोई सब स्टैंडर्ड काम, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी आपने जो मेरा इम्पैक्ट फैक्टर बताया, ये कोई लोकल नहीं है, सब इंटरनेशनल है। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर को करना पड़ता है ना, अपने आप को ब्रशअप करना पड़ता है, नई नॉलेज ले, इसी तरह वी हैव टू बी रिमेन इन टच विद द न्यू वर्ल्ड। इसीलिए भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारी कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं जा रही होती। तो इन चीज़ों को ना बहुत एड्रेस करना, और आपके चैनल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पहले देखिए इस तरह की डिस्कशंस नहीं होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें शुरू हुई तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है। इम्पॉर्टेंट कि हम इस तरह के टॉपिक्स को केटर करें, बिकॉज हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरत है। अब अनफॉर्चुनेटली हम जिस फील्ड से लोगों को बुलाते हैं कहीं ना कहीं उनके चैलेंजेस हैं, चाहे वो एथलीट्स हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस तरह भी ये साइंटिस्ट हैं। हमें शायद उस हिसाब से हमारे पास इतने सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं, लेकिन हमें इंटरव्यू करने के चांसेस कब मिलते हैं? बिकॉज हम यही समझते हैं कि जी हम तो आराम से कह देते हैं हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है। हालांकि वी हैव पीपल, बट उनकी जो अप्रोप्रिएट या राइट जगह पे उनको यूटिलाइज करना है वो हम नहीं कर पा रहे, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। डॉक्टर ज़ोहरा, मैं चाहूँगी एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँ, जैसे अभी हम जिन इशूज़ और चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं,
आप राइट चैनल क्या होगा, हो सकता है एज अ सजेशन अगर हम इस प्लेटफॉर्म से बात करें कि इन लोगों को, इन सब साइंटिस्ट को इकट्ठा करके या इनके काम को कमर्शियल लेवल पे ले जाने के लिए किसको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा? पॉलिसी मेकिंग हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली तो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो जितनी अच्छी पॉलिसी होगी उतना ही लोग उसको टेकअप करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, हायर एजुकेशन कमीशन स्टार्ट हुआ, उसी की वजह से आज हम इतने ज़्यादा साइंटिस्ट यहाँ पर PhD करने के बाद आपको बैठे नज़र आते हैं, वरना पहले तो लोग बाहर जाते थे और कोई जा पाता था, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता था। इसी तरह से मज़ीद स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। मींस इसको कंपलसरी कर दिया जाए कि जैसे कोई नई इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है तो उनसे एग्रीमेंट कर लिया जाए, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने साइंटिस्ट को ऑन बोर्ड लेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हम उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं या उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में 51% फीमेल हैं और 50% मेल है। बिल्कुल ठीक है। तो माइंड सेट पेरेंट्स का भी चेंज करने का ज़रूरत है कि लड़कियां, बच्चियां किसी से काम नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं मौजूद हूँ आपके सामने, और मेरे अलावा और बहुत सारी होंगी, आप भी यहाँ बैठी हुई हैं, आपकी अपनी फील्ड है। ये थोड़ा सा ना पेरेंट्स को भी, जितना फील्ड में स्टूडेंट्स में आएंगी, फीमेल स्टूडेंट्स आएंगी, फीमेल एम्प्लॉय होंगे, उतनी चीज़ें मैनेज करना भी आसान हो जाता है। अगर मैं आपको, जैसे मैं अगर अपनी लाइफ को देखूं तो बिफोर माय मैरिज अपने पेरेंट्स के साथ भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली। मेरे फादर बहुत इल्म दोस्त थे, मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दोस्त थी, लेकिन मदर का बड़ा रोल होता है कि मदर्स बच्चों को करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, मेल हूँ फीमेल हूँ, कि उनको आगे वो स्टडी की तरफ जाएं। सिमिलरली आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मेरे बच्चे माशाल्लाह से, अब मेरे हस्बैंड भी फोर्सेस में हैं और मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह फोर्सेस में जा चुके हैं। They must be very proud of you, डॉक्टर ज़ोहरा। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब मैं फ़ौरन कहीं जाती थी कॉन्फ्रेंस या विजिट के लिए, तो मैं वापस आती थी तो मैं बच्चों से पूछती थी आप लोगों ने मुझे मिस किया, तो वो कहते थे वी फील प्राउड ऑफ यू। तो ये देखें, ये एक वर्ड होता है और यही चीज़ आपके हस्बैंड की तरफ से होती है। और उसमें फिर मैं अगर अपनी मदर इन लॉ का जिक्र ना करूँ तो गलत होगा, क्योंकि शी वॉज बेसिकली द फोर्स, मोटिवेटिंग फोर्स। सो अमेजिंग कि वो कहती थी ठीक है, यू शुड गो वेयरएवर यू वांट टू गो। लवली। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हम ये सब फैमिली सिस्टम, सोसाइटी, एवरीवन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। आपको सपोर्ट करने में हर एक मेंबर का, इवन योर हाउस हेल्प, आप हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े बंदे का नाम ले लें, हर बंदे का एक रोल है आपकी सक्सेस के अंदर, आपकी अचीवमेंट्स के अंदर। अगर वो कोऑपरेटिव ना हो तो शायद आज मैं और आप और बहुत सारे लोग घर से निकल के काम ना कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़ोहरा, मोहसिन हसन। और हमारा हलवा तैयार हो गया, हलवे की फाइनल शक्ल दिखाएं। एहसन आपका भी बहुत शुक्रिया इतनी यूनिक रेसिपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलें जी, इसको फोकस करें और मैं अपने देखने वालों से इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। आप हलवे की शक्ल देखिए और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।